हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे चोरी छिपे खतरनाक जहाज बना रहा है चाइना। किसी के पास नहीं है ऐसा एयरक्राफ्ट। बताएंगे सैटेलाइट में क्या खुलासा हुआ है जिसने दुनिया की नींद उड़ा दी है दोस्तों। वहीं आपको बताएंगे ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिर पर खालिस्तान समर्थकों का बड़ा ही हिंसक हमला। उसके बाद क्या लिया गया इन पर एक्शन बताएंगे। साथ ही साथ आतंकियों पर होगा अब अंतिम प्रहार। श्रीनगर में ग्रेनेड हमले के बाद एलजी ने अधिकारियों संग की बैठक दे दिया फ्री हैंड। कहा आप सीधे कुचल दे, आपको पूरी छूट है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। साथ ही साथ आपको बताएंगे भारत चीन सीमा से सैनिकों की वापसी पर जयशंकर जी का सबसे बड़ा और पहली बार बयान। तो वहीं आपको बताएंगे अगर आपके पास भी घर में ये 5 चीजें हैं, 5 बड़े सामान हैं, तो फौरन सरेंडर कर दे अपना राशन कार्ड, वरना जेल भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे राशन कार्ड को लेकर सरकार ने क्या बड़े बदलाव किए हैं, जानना बेहद जरूरी। जी हाँ, तो वहीं 65,000 लोगों का आधार कार्ड होगा रद्द। उसके पीछे यह है सबसे बड़ा कारण। क्या आप भी उन 65,000 में तो नहीं? तो दोस्तों सारी बड़ी जानकारी आपको बताने वाले, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां चोरी छिपे खतरनाक जहाज बना रहा चीन। किसी के पास नहीं ऐसा एयरक्राफ्ट। सैटेलाइट से हुआ बड़ा खुलासा, जिसके बाद दुनिया की उड़ा दी इसने नींद। दोस्तों दूसरे देशों से बिना वजह टकराने के लिए कुख्यात चीन चोरी छिपे एक ऐसा खतरनाक जहाज बना रहा है जिसको देखकर एक्सपर्ट्स के होश उड़ गए हैं। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि चीन का ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में पहला होगा और किसी और देश के पास इस तरह का एयरक्राफ्ट नहीं है। चीन पिछले कुछ सालों से अपनी सेनाओं को लगातार ताकतवर बना रहा है और समुद्री सीमा को लेकर कई देशों के निशाने पर भी बना हुआ है। प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि दक्षिणी प्रांत गुआंग डोंग के लोंग जुए द्वीप पर गुआंग झोउ शिपयार्ड इंटरनेशनल में एक बड़ा खुला और सपाट तरीके से दिखने वाला जहाज खड़ा हुआ है और इस पर काम हो रहा है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार चीन के नए एयरक्राफ्ट पर अमेरिका की भी नजरें हैं। पूर्व अमेरिकी नौसेना पनडुब्बी कमांडर और अब सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी के फेलो थॉमस शुगार्ट ने कहा कि यह संभावित नया एयरक्राफ्ट करियर कुछ हद तक असामान्य साइज और डिजाइन का है। यह चीन के पिछले नौसैनिक विमान वाहक पोतों की तुलना में काफी छोटा है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन यह जहाज बीजिंग की नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टाइप 075 उभयचर हमलावर जहाजों से भी छोटा है, जिससे पता चलता है कि चीन संभवतः दुनिया का पहला विमान वाहक को किसी प्रकार के समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत के रूप में बना रहा है। चीन का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे मॉडर्न जहाज फुजियान इस साल की शुरुआत में अपने पहले टेस्ट के लिए समुद्र में रवाना हुआ था। एक्सपर्ट का कहना है कि ये साल 2026 तक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी बेड़े में शामिल हो सकता है। 80,000 टन का ये जहाज प्लान के 2 सक्रिय जहाज 66,000 टन के शांग डोंग और 60,000 टन के लियाओ निंग से कहीं ज्यादा भारी है। जी हाँ, जो इसे सुपर कैरियर की कैटेगरी में रखता है। तो वहीं आपको बता दें एक और बड़ा खुलासा हुआ है चीन को लेकर। ये तो थी एयरक्राफ्ट बनाने की बात, अब जो आपको बता रहे हैं वो भी चीन चुपके से बनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल सैटेलाइट तस्वीरों में एक और चीज की बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, वो ये कि भारत के पास अपने एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है चाइना। क्यों ऐसा कर रहा है वो आपको अभी बताते हैं, लेकिन इस अपग्रेडेशन ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। दोस्तों चीन तेजी से भारतीय सीमा से सटे इलाकों में सैन्य बुनियादी ढांचों को मजबूत कर रहा है। हाल ही में ही आई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन सिक्किम सीमा के नजदीक कम से कम 3 हवाई अड्डों को अपग्रेड कर रहा है, जिसमें शिगार से हवाई अड्डा भी शामिल है। इस अपग्रेडेशन से हवाई अड्डे का इस्तेमाल भारी मालवाहक जहाजों को उतारने के साथ साथ ज्यादा संख्या में लड़ाकू विमानों को संचालित करने के लिए किया जा सकेगा। यहाँ से चीनी लड़ाकू विमान और तेजी से डोकलाम ट्राई जंक्शन तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा वे चिकन नेक के नाम से मशहूर भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भी हमला कर सकते हैं। ऐसे में इन नई तस्वीरों से भारत की टेंशन बढ़ गई है। दोस्तों ऐसे में हमने आपसे कहा था कि बताएंगे आपको कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, तो आपको बता दें इसका आंसर आपको खुद पता है दोस्तों, लेकिन फिर हम रिपीट कर देते हैं। चीन भले ही एलएसी के पास से अपने सैनिकों को हटा चुका हो, भले ही वो ये वादा कर चुका हो भारत के साथ कि वो सीमा पर शांति को बनाए रखेगा, लेकिन रियलिटी ये है कि वो हर तरह के समय के लिए, हर तरह के सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। लेकिन भारत पहले से ही चीन के हर एजेंडे, हर उसकी सोच से 4 कदम आगे चलता है और पहले से ही भारत चीन के इन कदमों पर नजरें गड़ाए बैठा है और साथ ही साथ चीन को उसी के एंगल में जवाब देने के लिए पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। जी हाँ, लगे हाथों आपको नेक्स्ट खबर बता दें। कनाडा से बहुत बड़ी खबर हिंदू समुदाय को लेकर, जहां ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिर पर
खालिस्तान समर्थकों का हिंसक हमला। दोस्तों, कल रविवार कनाडा के ओंटारियो में ब्रैम्पटन के गोर रोड पर स्थित हिंदू सभा मंदिर में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों ने हमला किया। उन्होंने पवित्र स्थान के अंदर हिंदू श्रद्धालुओं पर हमला किया और ये हिंसा बिना किसी पुलिस के डर के की गई और ये बेहद चिंताजनक है। इसे अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये नफरत और हिंसा और फैल सकती है, जिससे समुदाय में शांति और सद्भाव का खतरा होगा। स्थानीय नेताओं का इस बढ़ते खतरे के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अगर वे चुप रहे तो ये उग्रवाद एक दिन सिख समुदाय के खिलाफ भी हो सकता है। ये भी दुखद है कि स्थानीय अधिकारी इन कट्टरपंथियों को रोकने में असफल रहे, जबकि उनके पास ऐसा करने का पर्याप्त अवसर था। उनकी निष्क्रियता ऐसी अराजकता को बढ़ावा देती है। तो वहीं आपको बता दें, आतंकियों पर होगा अब अंतिम प्रहार। श्रीनगर में ग्रेनेड हमले के बाद एलजी ने अधिकारियों संघ की बैठक दे दिया फ्री हैंड सैनिकों को। जी हां, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने श्रीनगर में ग्रेनेड हमले को लेकर डीजीपी नलिन प्रभात और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को आतंकवादियों और उनके सहयोगियों को दंडित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठनों को कुचलने और इस मिशन को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ने की पूरी स्वतंत्रता है। उन्होंने आतंकवादी तत्वों को उनके नापाक मंसूबों में सफल न होने के सरकार के संकल्प को दोहराया। उपराज्यपाल ने वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से कहा कि हमारे नागरिकों को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने हमले में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और जिला प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। जी हाँ, विधानसभा का सत्र शुरू होने से एक दिन पहले आतंकियों ने रविवार यह मार्केट में ग्रेनेड से हमला कर दिया। हमले में 1 दर्जन नागरिक घायल हो गए। हमले के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा दी गई। दोस्तों, अब ऐसे में मीटिंग के दौरान सुरक्षा बलों से आतंकवादियों को कड़ा जवाब देने और सक्रिय आतंकवादी संगठनों को कुचलने को साफ साफ कह दिया है मनोज सिन्हा जी ने। जो भारत के सैनिकों को फ्री हैंड मिलता दिखाई दे रहा है, अब वो इन आतंकवादियों को मारने में किसी भी प्रकार से नहीं संकोच करने वाले। तो वहीं आपको बता दें, 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि हो सकते हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो। इसीलिए होगा इनका ये दौरा खास। क्या है कारण, बता दें, भारत 26 जनवरी 2025 को अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस मौके पर हर साल की तरह इस बार भी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होगा। हर साल दूसरे देशों के कई नेता इस परेड में हिस्सा लेने आते हैं और भारत के विशाल गणतंत्र दिवस का भव्य समारोह देखने आते हैं। इस बार भी भारत सरकार कई विदेशी मेहमानों को निमंत्रण भेज रही है। खबर है कि इस बार 76वां गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो भारत आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह चौथी बार होगा जब कोई इंडोनेशियाई नेता भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होगा। यहाँ ये बताना महत्वपूर्ण है कि 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि थे। तब से अब तक 3 बार इंडोनेशियाई नेता भारत के गणतंत्र दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि आ चुके हैं। जी हाँ, क्यों है ये दौरा खास, तो आपको बता दें, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ऐसे समय में भारत आने वाले हैं जब भारत एक्ट ईस्ट नीति के 1 दशक पूरा कर रहा है। इस साल क्षेत्र के कई देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंधों की स्थापना की खास वर्षगांठ भी है, जिनमें इंडोनेशिया के साथ 75वीं, फिलीपींस के साथ 75वीं, सिंगापुर के साथ 60वीं और ब्रुनई के साथ 40वीं वर्षगांठ है। अपने तीसरे कार्यकाल के 40 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कई एशियाई देशों का दौरा किया है। इंडोनेशिया के साथ भारत के मजबूत आर्थिक, रक्षा और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। वहीं आपको बता दें, भारत चीन सीमा से सैनिकों की वापसी पर क्या कहा जयशंकर जी ने। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने रविवार को कहा कि भारत और चीन ने सैनिकों को पीछे हटाने की दिशा में कुछ प्रगति की है। उन्होंने इस घटनाक्रम को स्वागत योग्य कदम बताया। जयशंकर जी की यह टिप्पणी पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध वाले 2 बिंदुओं डेमचोक और देपसांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के पीछे हटने के कुछ दिनों बाद आई है। भारतीय सेना ने देपसांग में सत्यापन गश्त शनिवार को शुरू की, जबकि डेमचोक में गश्त शुक्रवार को शुरू हो गई थी। जयशंकर जी ने ब्रिस्बेन में प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत और चीन के संदर्भ में हमने कुछ प्रगति की है। आप जानते हैं कि हमारे संबंध कुछ कारणों से बहुत ही ज्यादा खराब है। हमने यानी सैनिकों के पीछे हटने की दिशा में कुछ प्रगति की है। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें, जयशंकर जी ने भारत कूटनीतिक तरीके से यूक्रेन पश्चिम एशिया का समाधान खोजने में जुटा जैसा भी दिया बयान। उन्होंने कह दिया कि भारत कूटनीति के माध्यम से रशिया, यूक्रेन और इजराइल हमास संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के प्रयासों में लगा हुआ है, क्योंकि ये उन कुछ देशों में से है जो दोनों स्थितियों में युद्धरत पक्षों से बात कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है जेएमएम सरकार। अमित शाह जी का बड़ा बयान। हेमंत सोरेन का पलटवार, कहा फिर शेख हसीना को क्यों आने दिया। बता दें, झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 के
मद्देनजर सियासी पारा फिलहाल हाई पर है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM के नेतृत्व वाली सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने इस दौरान तीखा हमला किया और कहा कि झारखंड में आदिवासी आबादी में भारी गिरावट आ रही है। JMM कांग्रेस RJD गठबंधन राजनीतिक फायदे के लिए इसे बढ़ावा दे रहा है। हालांकि अमित शाह जी के बयान के बाद पलटवार में CM हेमंत सोरेन ने भी कह दिया कि अगर उनकी पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है तो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने शेख हसीना को भारत क्यों आने दिया। यानी वार पलटवार का दौर देखने को मिला है झारखंड चुनाव में। तो वहीं बता दें, ऋषि सुनक की जगह लेंगी केमी बडेनॉक। जी हां, किसी ब्रिटिश पार्टी की लीडर बनने वाली पहली अश्वेत महिला PM स्टारमर ने कहा देश के लिए बड़े ही गर्व की बात। जी हां, ब्रिटेन की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक कंजर्वेटिव पार्टी में अब ऋषि सुनक की जगह एक अश्वेत महिला जिसका नाम केबी बेडेनॉक है वो लेंगी। उन्हें ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर के तौर पर चुना गया है। ब्रिटेन में इस पद को हासिल करने वाली वे पहली अश्वेत महिला है। 44 साल की बेडेनॉक ने पार्टी लीडर के पद के लिए हुए चुनाव में 57% वोट हासिल किए और रॉबर्ट जेनरी को हराया। विपक्षी लेबर पार्टी के नेता और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी बेडेनॉक को इस जीत पर बधाई दी। स्टारमर ने कहा कि किसी अश्वेत महिला का पार्टी का लीडर चुना जाना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। तो वहीं बेडेनॉक ने कहा है कि वो अपने जातीय पहचान को ज्यादा अहमियत देना पसंद नहीं करती हैं। कंजर्वेटिव पार्टी सम्मेलन में जब उनसे इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि त्वचा, बालों या आंखों के रंग को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें, इजराइल पर तीसरी बार हमले की तैयारी में ईरान अब इराक से करेगा अटैक। क्या होने वाला है भीषण युद्ध। आपको बता दें, इजरायली खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के उकसावे के बाद ईरानी सेना एक बार फिर हमले की तैयारी कर रही है। सूत्रों का हवाला देते हुए अल अरबिया न्यूज ने बताया कि ईरानी सेना पिछले महीने इजराइल के जवाबी हमले के बाद एक और हवाई हमला करने के लिए तैयार है। और ये रिपोर्ट तब आई है जब खामेनेई ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर जहर उगला था। उन्होंने इजराइल के अक्टूबर के जवाबी हमले का कुचलने वाला जवाब देने का वादा किया है। तो वहीं आपको बता दें, कंजर्वेटिव सांसद की कनाडाई भारतीयों को मनाने की पहल, रखा दिवाली समारोह। जी हां, कनाडा की मुख्य विपक्षी पार्टी की ओर से पार्लियामेंट हिल पर होने वाले पारंपरिक दिवाली समारोह को अचानक रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय नाराजगी व्यक्त की थी। अब कंजर्वेटिव पार्टी के ही एक सांसद इस हफ्ते दिवाली समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं। समारोह रद्द होने के बाद कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोलिवरे को भारतीय समुदाय से तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद ने दिवाली मनाने का फैसला सत्ताधारी पार्टी के नेता और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की दिवाली पर बधाई देने के बाद किया है। वहीं आपको बता दें, श्रीनगर के एनकाउंटर में बिस्कुटों की रही अहम भूमिका, कैसे ढेर हुआ लश्कर कमांडर उस्मान। बता दें, जम्मू कश्मीर में एक सफल आतंकवाद रोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने एक शीर्ष आतंकी कमांडर को ढेर कर दिया। उसे ठिकाने लगाने में रणनीतिक योजना के साथ ही बिस्कुटों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वरिष्ठ अधिकारियों ने पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के कमांडर उस्मान के खिलाफ अभियान के दौरान आवारा कुत्तों की ओर से उत्पन्न चुनौती को कम करने में बिस्कुटों के महत्व पर जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि घाटी के इलाके से अच्छी तरह वाकिफ उस्मान 2000 के दशक की शुरुआत में अपनी प्रारंभिक आतंकी गतिविधियों से ही कार्यवाही हमलों को अंजाम देने के लिए कुख्यात था। पाकिस्तान में कुछ समय बिताने के बाद उसने 2016-17 के आसपास वापस इस क्षेत्र में घुसपैठ की। वो पिछले साल पुलिस उपनिरीक्षक मसरूर वानी की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना में भी शामिल था। जब खुफिया जानकारी में आवासीय क्षेत्र में उस्मान की उपस्थिति का संकेत मिला तो बिना किसी क्षति के अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए 9 घंटे की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई। अभियान के दौरान एक महत्वपूर्ण चिंता आवारा कुत्तों की भी उपस्थिति थी, जिनकी भौंकने से आतंकवादी संभावित रूप से सतर्क हो सकता था। अब ऐसे में इसका मुकाबला करने के लिए खोजी टीमों को बिस्कुट दिए गए। जब ये टीम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी तो उन्होंने आवारा कुत्तों को शांत करने के लिए उन्हें बिस्कुट खिला दिए। सुरक्षा कर्मियों की पूरी तैनाती फज्र की नमाज यानी भोर की नमाज से पहले कर दी गई और 30 घरों के इर्द गिर्द घेरा डाल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बिग ब्रेकिंग न्यूज बता दें, भारत के खिलाफ चालाकी दिखा रहा बांग्लादेश, मालदीव संग मिलकर कर रहा बड़ा खेला। जी हाँ, शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर भारत आने के बाद से ही वहाँ पर हिंदुओं के लिए हालात बदतर हो गए हैं। मोहम्मद यूनुस भले चाहे जितने दावे करें, लेकिन पर्दे के पीछे वो भारत के खिलाफ चालाकी दिखाने से बाज नहीं आते। अब बांग्लादेश मालदीव की मदद लेकर भारत संग खेल कर रहा है। दरअसल बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट प्रोड्यूसर देश है। वैश्विक बाजार में अपने सामान को बेचने के लिए अब वो भारत के बजाय मालदीव का सहारा ले रहा है। पहले यही कपड़ा निर्यात के लिए बांग्लादेश भारत का विकल्प चुनता था। इससे भारत के एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों को
राजस्व भी प्राप्त होता था। लाइव मिंट के अनुसार MSC एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक दीपक तिवारी ने बताया कि पहले बांग्लादेशी माल भारतीय एयरपोर्ट्स के जरिए भेजा जाता था, लेकिन अब वे अन्य स्थानों से शिपमेंट को फिर से भेज रहे हैं। इस बदलाव का मतलब ये है कि भारत के एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों को इन कार्गो को संभालने से होने वाली कमाई का नुकसान होगा। तो वहीं आपको बता दें, जिस स्पेस क्राफ्ट में सवार है सुनीता विलियम्स, उसने बदल दिया अपनी जगह। जी हाँ, भारतीय मूल के अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथ ही एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर अंतरिक्ष में हैं। ये एस्ट्रोनॉट्स इस समय SpaceX Crew 9 स्पेस क्राफ्ट में सवार है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर डॉक है। हाल ही में इस स्पेस क्राफ्ट ने अपनी जगह को बदला है और स्पेस स्टेशन के दूसरे पोर्ट पर खुद को स्थापित कर लिया है। दरअसल जहां पर क्रू 9 स्पेस क्राफ्ट था, वहां पर अब नया कार्गो सप्लाई स्पेस क्राफ्ट आने वाला है और इसी वजह से क्रू 9 को नई जगहों पर जाना पड़ा। SpaceX ड्रैगन क्राफ्ट में बोइंग स्टारलाइनर के सुनीता और विल्मोर है, जबकि SpaceX से अंतरिक्ष में पहुंचे नासा के निक हैग और अलेक्जेंडर भी उसी में मौजूद है। ये चारों अगले साल फरवरी में वापस धरती पर आएंगे। तो वहीं बता दें, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान से पहले ट्रंप ने की आखिरी रैली, बाइडेन और हैरिस पर जमकर किए हमले। जी हां, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 48 घंटे से भी कम का समय बचा है। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को पेंसिल्वेनिया के लिटिज में अंतिम सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी कमाला हैरिस और राष्ट्रपति बाइडेन पर जमकर हमले किए। ट्रंप ने कहा कि वो महंगाई को काबू में करेंगे। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैं आज सभी अमेरिकियों के लिए एक उम्मीद का संदेश लेकर आया हूं। आपके वोट से मैं महंगाई खत्म कर दूंगा, मैं हमारे देश में आ रहे अपराधियों की तादाद को रोकूंगा। कमला और जो बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिकन नेता ने आगे कहा कि मैं अमेरिका के सपने को वापस लाऊंगा और इसे पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाऊंगा। कमला ने इसे तोड़ा है और इसे हम जल्दी ठीक करेंगे। अमेरिका पहले बेहतर, समृद्ध, सुरक्षित और मजबूत बनेगा। ये चुनाव इसके लिए है कि क्या हमें 4 और साल की नाकामी चाहिए या हम अपने देश के 4 सबसे अच्छे साल की शुरुआत करेंगे। तो वहीं आपको बता दें, ज्वालामुखी की वंशिका ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर रच दिया इतिहास। दोस्तों, खेलों के प्रति जुनून और कठिन परिश्रम के बल पर हिमाचल की वंशिका गोस्वामी ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश और देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। अमेरिका के कोलोराडो में 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित हो रही इस चैंपियनशिप में वंशिका ने अपना शानदार प्रदर्शन करके ये कामयाबी हासिल की। तो दोस्तों, वहीं आपको नेक्स्ट खबर बता दें, जहां यूपी उपचुनाव के बीच अचानक दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा से मिले, जिसके बाद गर्म हुआ बाजार अटकलों का। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इस बीच अचानक सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। उपचुनाव की पूरी बागडोर संभाल रहे सीएम योगी आदित्यनाथ जी आज दिल्ली पहुंचते यूपी सदन गए और फिर वहां से प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए निकले। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात करीब 1.25 घंटे तक हुई। इस मुलाकात की कोई पुख्ता वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यूपी की सियासत से जुड़े मुद्दे पर दोनों नेताओं ने के बीच अहम बातचीत हुई होगी। उपचुनाव और यूपी प्रशासन से जुड़े मुद्दे भी इस बातचीत में शामिल हो सकते हैं। सीएम योगी की ये मुलाकात केवल प्रधानमंत्री तक ही सीमित नहीं रही। पीएम से मुलाकात के बाद वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। नड्डा से मुलाकात पर सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि दोनों नेताओं के बीच उपचुनाव और पार्टी संगठन के मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ कल रात गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने वाले हैं। सीएम योगी के अचानक दिल्ली दौरे से सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। इस मुलाकात के संदर्भ को लेकर कयास लगाने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा से मिलने के बाद प्रधानमंत्री को महाकुंभ 2025 में आने का न्योता दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो वहीं आपको बता दें, अगर आपके भी घर में ये 5 बड़ी चीजें हैं तो फौरन सरेंडर कर दे राशन कार्ड, वरना जा सकते हैं जेल। दोस्तों, राशन कार्ड तो आपके पास भी होगा। सरकार देश में ऐसी कई योजनाएं चलाती है जिसमें गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाता है। कोरोना काल में शुरू की गई योजना के तहत तो देशों के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। वैसे तो ये योजना जरूरतमंदों के लिए है, लेकिन लालच में आकर कई लोग इसके पात्र न होते हुए भी अपना कार्ड बनवा लेते हैं। अगर आपने भी ऐसा किया है तो संभल जाइए, क्योंकि सरकार देश भर में राशन कार्ड धारकों का दोबारा सत्यापन करा रही है और इसमें पकड़े गए तो जुर्माना और जेल दोनों झेलना पड़ सकता है। अगर आपके घर में भी कार या ट्रैक्टर जैसे 4 पहिए वाहन है तो राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो आप। जिनके घर में रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर है, वे भी राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, अगर आपकी सालाना कमाई गांव में 2 लाख रुपए और शहर में 3 लाख रुपए से ज्यादा है तो भी राशन कार्ड नहीं रख सकते। आपके घर में लाइसेंसी हथियार है या फिर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो भी आपको राशन कार्ड नहीं दिया जाएगा। घर में किसी के भी पास अगर सरकारी नौकरी है तो उस परिवार को ही राशन कार्ड के लिए अयोग्य माना जाएगा। ऐसे परिवारों को राशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।
आशा करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों। बहरहाल अब आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। साथ ही साथ ये भी कि सारी बड़ी खबरें आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्ते